अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि लाओ मल्टीबैगर फॉर्मेशन या लॉन्ग टर्म सेटअप के लिए जो हमारी स्टडी है उसको टेस्ट करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा हमने बात करी थी ISMT की, हमने बात करी थी CL एजुकेट की, हमने बात करी थी इंडोविंड की। इंशाल्लाह उसकी भी अपडेट का मैं एक कंबाइन वीडियो पोस्ट करूंगा। बट इस हफ्ते मैंने सोचा कि लाओ एक आपके साथ स्टॉक एनालिसिस शेयर करते हैं और देखते हैं आप लोग का क्या पार्टिसिपेशन उसमें रहता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने डिस्क्लेमर के साथ। और हमारा डिस्क्लेमर ये है, तो हमारा डिस्क्लेमर सेम है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं कोई एनालिस्ट ही नहीं हूँ। मैंने कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है और मैं अपना आपके साथ नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी किसी भी रिकमेंडेशन को, जैसे आज की रिकमेंडेशन है, इसको आप बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझें। अपना नॉलेज जहाँ से आपको मिले उसको गेन करने की कोशिश करें। और ख़ास तौर से आज के लिए वो ये है कि जो स्टॉक हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये सिर्फ ट्रैकिंग और स्टडी पर्पस के लिए है कि कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको खरीद लो। दूसरा, शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं और आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट लूज कर सकते हैं। तीसरी और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं आज जिस स्टॉक के बारे में बात करूंगा, हो सकता है कि मेरी ओपिनियन बायस्ड हो, मैंने उसको ऑलरेडी खरीद रखा हो, ये भी हो सकता है कि मैंने नहीं खरीद रखा हो, बट आप ये मान के चलिए कि शायद मैंने उसको खरीद रखा होगा। तो मैं पॉजिटिव के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, निगेटिव के बारे में कम बात करूंगा। तो मतलब कुल मिला के आप जो है अपना जजमेंट ज़रूर यूज़ करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। ओके, तो आज का जो हमारा शेयर है वो है PIGL। इसको PGIL से आप कंफ्यूज मत करिएगा। ये है बेसिकली पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड। टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे हम आज इसकी। और आज की हमारी डेट जो है वो है 30 जून 2024। तो शुरुआत जो हम इसकी करते हैं, सबसे पहले वो हम इस स्टॉक के बारे में पहले पढ़ते हैं कि ये स्टॉक बेसिकली कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का बिजनेस में है और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के काम करती है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के काम करती है। ये दो तरीके से इसका रिवेन्यू आता है, एक तो प्रोडक्ट सेल से और दूसरा इसका सर्विसेज से। 83% इसका सर्विसेज से, सॉरी, प्रोडक्ट की सेल से आता है और 17% जो है वो इसका सर्विसेज से आता है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो अपडेट हुआ था लास्ट, वो हुआ था 9 महीने पहले। तो हम जो है इस पे फोकस ना करते हुए हम कंपनी की जो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर जाएंगे ताकि हम वहां पर फोकस करें। अब मैं आपको एक रीजन बताता हूं कि इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे सबसे पहले क्या रीजन था। मेरा थॉट प्रोसेस था, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि ये अगर हम चारों तरफ देखें तो पावर सेक्टर की बात चल रही है। पावर सेक्टर ने बहुत अच्छा रन दिया है और ये पावर सेक्टर का एक प्रॉक्सी प्ले हो सकता है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप सर्च करें कि प्रॉक्सी प्ले क्या होता है और कमेंट सेक्शन में लिखें कि भाई प्रॉक्सी प्ले इसको कहते हैं। तो ये पावर सेक्टर का प्रॉक्सी प्ले हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये स्टॉक जो है PIGL, ये बेसिकली माइग्रेट हुआ है। दिस कंपनी वाज लिस्टेड इन SME NSE SME मर्ज में लिस्ट हुई थी ये 2018 में। और उसके बाद से अब ये कंपनी जो है लास्ट ईयर यानी कि 2023 में ये कंपनी जो है वो माइग्रेट हुई है। 17 मई को 2023 को माइग्रेट हुई है NSE इमर्ज से मेन बोर्ड NSE एंड SME पे। तो इसको लगभग एक साल जो है वो मेन बोर्ड पर
आए हुए हो गए। ठीक है, अब जैसे मैंने बात करी थी, क्विकली हम इसके फंडामेंटल देखते हैं और फिर हम इसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 96 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, और जैसे आप सब लोग जानते हैं, जितना छोटा मार्केट कैप होता है उतनी ही ज्यादा जो है वो रिस्क जो है वो बढ़ता है। ठीक है, इसका हाई जो है वो 86 है, करंट प्राइस 76 है, तो अपने हाई के आसपास ही है। लो जो है वो 36 है, फेस वैल्यू 10 की है, बुक वैल्यू जो 40 की है, तो अपनी बुक वैल्यू के ऑलमोस्ट डबल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.29 है, इनके पास 14 करोड़ का डेट है और 38 करोड़ का जो है वो रिजर्व है। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो ये डेट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग 52% है, जीरो प्लेज है, तो ये पॉजिटिव है। चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है अभी पिछले क्वार्टर में। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो 1.26 करोड़ हैं, और इनके जो टोटल शेयर होल्डर हैं वो बहुत ही कम है, यानी कि 4174 लोगों में 4174 इन्वेस्टर में टोटल 1.26 करोड़ जो है वो शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है इनकी ऑपरेटिंग वो 45% की है, सेल्स ग्रोथ 3.442% की है, और अगर आप इसकी फेयर वैल्यू की बात करेंगे तो 4.96 इसकी फेयर वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो स्क्रीनर के हिसाब से है वो 56 है, और 65 इसकी ग्राम की वैल्यू है। अब 496 की इसकी फेयर वैल्यू है, तो हमारे हिसाब से ऑलमोस्ट 1/5 से भी कम पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त, यानी कि यहां से हमें लगता है कि 5x तक ये जाने की पॉसिबिलिटी इसकी बनती है। बट मैं वो सारी बातें बोल रहा हूँ एक क्योंकि आपको पता है हमारा फेयर वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से हम बेसिकली जो रिलाई करते हैं वो हम रिलाई करते हैं किसके ऊपर, ईपीएस के। अब अगर ईपीएस कम हो गई तो अगली बार ये फेयर वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज होती रहती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फ्री कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो प्रीवियस ईयर जो था 1.26 करोड़ था, और इस बार जो है वो 8.48 करोड़ है, तो ये ऑलमोस्ट 7 टाइम्स है अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट है, मोटा मोटा हम देखने की कोशिश करते हैं इसको। ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप खुद भी देख सकते हैं। ये इस लिस्टेड सेगमेंट में जहां तक मुझे लगता है सबसे चीप कंपनी है पीई के पर्सपेक्टिव से, अंडर वैल्यूड है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, और पीई के पर्सपेक्टिव से सबसे सस्ती कंपनी है। 16 की पीई पे ये ट्रेड कर रही है। ठीक है, सेल्स अगर आप इसकी देखेंगे तो मार्च 2022 में 63 करोड़ थी, फिर उसके बाद ये सेल कम हुई, 13 हुई, फिर 25 हुई, फिर 10 हुई, 44 हुई, 21 हुई, 24 हुई, 14 हुई, और फिर ये 36 करोड़ है। तो ये कुल मिला के इसका सेल का पैटर्न है। हाल फिलहाल इन्होंने एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट शो किया है, लेकिन दिसंबर में इनका डिप था। अब इसके पीछे मुझे जो रीजन समझ में आता है वो ये रीजन समझ में आता है कि इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो उनका पेमेंट और वो जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसके हिसाब से, मतलब 3 महीने में कभी बढ़ गया कभी घट गया, तो वो फ्लैक्चुएट करना इज क्वाइट ऑब्वियस इस तरीके की। और क्योंकि छोटे मार्केट कैप की कंपनी है तो वो बहुत ज्यादा विजिबल है। अभी मान लो यही आपका 36 करोड़ की जगह 6,000 करोड़ हुआ होता या 3,000 करोड़ हुआ होता, तो क्या होता कि मान लो एक क्लाइंट का पैसा एक क्वार्टर में आ रहा है, दूसरे का दूसरे क्वार्टर में आ रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन पता नहीं चलता है। बट जब आपके क्लाइंट कम है और आपका पैसा रेगुलरली नहीं आ रहा है, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस आपका ऐसा है, तो आप जो है वो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि ये फ्लैक्चुएशन उसी की वजह से हो सकता है। ये मेरा अजम्पशन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कोर्स बिल्कुल इन लाइन है जैसे जैसे सेल्स है। ओपीएम इनका देखो 11 से 10% के आसपास का वेरी कर रहा है, यहाँ पे कम था बट अब ये बीच में मार्च 23 में कम था, उसके बाद से ये मेंटेन कर रहे हैं। अदर इनकम नेग्लिजिबल है, इंटरेस्ट इनका ना के बराबर है, 1 करोड़ है, कोई ज्यादा नहीं है, और टैक्स पे कर रहे हैं, 20% का टैक्स इन्होंने दिया है। नेट प्रॉफिट इनका 2.67 करोड़ का इनका बैठता है, और ईपीएस इनकी 2.11 की है, जो पिछली बार 0.65 की थी। अगर हम इसको कम भी कर लें तो मान लो 2.5 की मान के मतलब 2.11 है तो मान लो 1.25 की आप मान लो एक बार अप्रोक्सीमेशन के लिए। मैं दोबारा बता दूं, ये सारी की सारी हाइपोथेसिस हैं जो हम जनरेट करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हाइपोथेसिस सही हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ये हाइपोथेसिस गलत हो जाए। अभी सेल्स इनकी अगर एनुअल देखेंगे तो सेल्स में हमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दी है मार्च 17 से, और अब एक हमें कंसिस्टेंसी इनकी पिछले 3 साल से मेंटेन होती हुई दिख रही है जो 90 करोड़ के आसपास की है।
तो याद रखना ये फिगर 90 करोड़ की, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों इस फिगर को याद रखने को कह रहा हूं। ये एनुअल फिगर है 90 करोड़ की इनकी सेल्स की, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसके हिसाब से हमारे साथ बैठता है 10.96, और ये ईपीएस कन्वर्ट हो रही है हमारी किसमें, 4.66 में। तो अगर 97 करोड़ का इनका बिजनेस है और सेम ये ओपीएम रखते हैं 11.25 का, तो इनका जो बैठता है वो ईपीएस 4.66 जो है वो बैठता है, ठीक है। सीएजीआर की बात मैं ज्यादा नहीं करता हूं, बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। कुछ खास नहीं है बैलेंस शीट में देखने को। बोरोइंग इनकी कम हो गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी कैपिटल हम पहले ही बात कर चुके हैं कितनी है। रिजर्व इनके पास हम पहले ही बात कर चुके हैं कितनी है। कैश फ्लो भी हमने देखा कि 1.26 से ये निगेटिव था यहां पर, और फिर 1.26 से 8.48 हुआ, विच इज ऑलमोस्ट, ये फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नहीं है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं हम इनका बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर आप देखेंगे मार्च 23 में ये था 5.59.60% मान लो मोटा मोटा। जून में इन्होंने यहाँ लास्ट ईयर सेल करी थी और उसके बाद से ये ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने बात करी कि इनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत कम है, लेकिन ये फिर भी पिछले साल से पिछले क्वार्टर से बढ़ गए हैं, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गए। बढ़ने के बाद भी 4100 जो है वो शेयर होल्डर है। ये चीज जो है ना दो तरीके से वॉर करती है। ये लिक्विडिटी क्रंच होता है और फंडामेंटल बहुत अच्छे होते हैं तो शेयर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी का इशू होता है, शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लोग डेस्परेट है खरीदने के लिए। और इसके अगेंस्ट ये निगेटिव भी होता है। वो ऐसे होता है कि मान लो मार्केट में ऑलरेडी शेयर होल्डर कम है और सब बेचना चाहते हैं, तो खरीदार तो वैसे ही नहीं आएंगे, तो ये निगेटिव भी होता है। तो ये दोनों है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो 4174 इनके जो है टोटल 4000 टोटल शेयर होल्डर है इंक्लूडिंग प्रोमोटर, ठीक है। अब इनकी अगर हम बात करें रेटिंग की, तो मैं रेटिंग देख रहा था, तो लास्ट ईयर 18 सितंबर 2023 की इनकी रेटिंग है। और इस रेटिंग में हम देखते हैं कि ये रेटिंग इन्होंने विड्रॉ कर ली क्योंकि कंपनी ने कॉपरेट नहीं किया। जनरली छोटी कंपनी ऐसे कर लेती हैं, तो ऐसा कोई मतलब एक्सेप्शनल नहीं है कि इन्होंने रेटिंग एजेंसी को कॉपरेट नहीं किया, क्योंकि उनके पास बहुत सारा डेटा नहीं होता है जो वो देना चाहती हैं या देते नहीं है, लोन से रिलेटेड या और डेटा। बट हाँ, ये एक निगेटिव है, ये तो मैं आपको बता दूं, निगेटिव है तो है, निगेटिव है ये, ठीक है। तो अब जो है, अब हम चलते हैं, तो अब यहां से अगर हम कुछ पॉजिटिव या निगेटिव पॉइंट लें, तो वो ये लें कि पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये अंडर वैल्यूड है, फेयर वैल्यू के पर्सपेक्टिव से भी और पी के पर्सपेक्टिव से भी। निगेटिव जो है वो हमारा ये बोला कि मैंने शेयर होल्डर्स कम है यहाँ पर, और ये मूव हुई है एनएससी से एसएमई से मेन बोर्ड में 1 साल के आसपास। लो मार्केट कैप है, ये इसके निगेटिव है। पॉजिटिव मैंने आपको बता ही दिए डिटेल में, तो उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है। अब हम चलते हैं, जिस प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा था उस प्रेजेंटेशन को हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, अगर आप देखेंगे, बट मैं इस पे ज्यादा डिटेल नहीं बिताऊंगा, क्योंकि आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पे बिताएं और थोड़ा सा टाइम लगाएं। मोटी मोटी इनको एक चीज बता देता हूं आप लोगों को कि बहुत पुरानी कंपनी है, 47 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट इन्होंने पूरे कर दिए हैं, 250 से ज्यादा स्टाफ इनका इंडिया में काम करता है, 1,26,000 स्क्वायर फीट की इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इनके 5 ऑफिसेज इंडिया में हैं एज सच। तो ये इस तरीके की कंपनी है। क्लाइंट्स के बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी वेबसाइट हो गई जिसपे इनकी इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं उस प्रेजेंटेशन की जिस प्रेजेंटेशन के बारे में मैं आपसे कह रहा था। तो ये डिटेल हमारे पास है, ये जून की प्रेजेंटेशन है जो कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल है और स्क्रीनर पे भी अवेलेबल है। यहां पर आपसे मैंने एक चीज कही थी याद करने के लिए, वो ये थी कि एनुअल इनकी सेल जो थी वो 97 करोड़ की थी, अगर आपको याद हो। और यहां पर इनका जो ऑर्डर बुक है वो 400 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनकी। मैं दोबारा जाता हूं और आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये टोटल साल में जो सेल करते हैं, 1 साल की जो इनकी सेल है वो 100 करोड़ के आसपास की है, 100 करोड़ से कम ही है। और एज ऑफ नाउ इनके पास जो ऑर्डर है वो 400 करोड़ हैं। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि हर साल ये एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे और कोई फ्यूचर में ऑर्डर नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा मान के चलिए कि 4 साल के लिए इनके पास काम है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है।
ऑर्डर आते रहेंगे, धीरे धीरे बिड करते रहेंगे और नए ऑर्डर मिलते रहेंगे। प्लस इन्होंने 70 करोड़ की वैल्यू के लिए बिड कर रखा है। अब इसका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव दोनों हो सकता है। ये बाकी की बातें हमने करी ली हैं ऑलरेडी। 1975 से ये कंपनी स्टैब्लिश है और मैंने आपको बताया कि ये कंपनी जो थी बेसिकली एनएससी इमर्ज में थी, एसएमई में थी और वहां से लास्ट ईयर मूव हुई है। ये इनकी जर्नी है बेसिकली कंपनी की। 75 से फिर ये स्टैब्लिश हुई थी और 82 में ये प्राइवेट कंपनी बनी। पहला जो ऑर्डर मिला था इन्हें 88 में, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिला था। फिर 1994 में एमटीएनएल से मिला था। फिर उसके बाद गुजरात से मिला था इन्हें 2004 में। इन्होंने जो शुरुआत करी थी, पहला जो इन्होंने सक्सेसफुली कमीशन सिंगल ऑर्डर ऑफ 20 करोड़ फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2009 में किया था। तो अगर इसको कंक्लूड करें तो मोटा मोटा ये एक मतलब सक्सेसफुल जर्नी आप कह सकते हो। लास्ट वाला अगर हम देखते हैं 2 साल का, तो पिछले साल इन्हें रिसीव सिंगल ऑर्डर वैल्यू ऑफ 120 करोड़ फ्रॉम आरडीडीएस स्कीम। तो 120 करोड़ का इन्हें सिंगल ऑर्डर मिला है और 2024 में इन्हें एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए सब्सटेंशियल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद फ्रॉम अदानी ग्रुप। तो ये अदानी ग्रुप के साथ भी इनके रिलेशनशिप है, विच इज गुड, क्योंकि अदानी इज वन ऑफ द मेजर कॉरपोरेट इन इंडिया। नाउ अगर आप इनके क्लाइंट की बात करेंगे तो क्लाइंट इनके मर्की क्लाइंट जो हैं यहाँ पर हैं और काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं और अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। मैं नाम लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थोड़ा टाइम ही जाएगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अक्रॉस इंडस्ट्री इनकी प्रेजेंस है। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, पावर बैकअप लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल के अलग अलग जो सेगमेंट है हर इंडस्ट्री में, उसमें इनका इंटरप्रिटेशन है बेसिकली। अब अगर हम इंडस्ट्री ओवरव्यू की मैं बात नहीं करूंगा, मैं सीधा कंपनी पे जाऊंगा। अब इनकी अगर हम बात करें तो 2024 क्वार्टर 4 में, यानी कि ये क्यूओक्यू की बात कर रहे हैं, 45 था टोटल रिवेन्यू, 45 करोड़, जो घट के हो गया 39 करोड़। ठीक है, दिस इज निगेटिव। अगर इबिटा की बात करेंगे तो 2 पॉइंट, ये मैंने आपको बताया कि रिवेन्यू और वो सब अप एंड डाउन क्यों होता रहता है, तो इसलिए ये कम हुआ। और इबिटा अगर आप देखेंगे 2.14 से 4.59 हो गया और इबिटा मार्जिन जो था वो 4.71 से 11.49 हो गया। सेम इज विद पैट एंड पैट मार्जिन। पैट जो था वो 1.24 से 2.6 हो गया, पैट मार्जिन जो था वो 2.73 से 6.71 हो गया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम उधर देख ही चुके हैं ऑलरेडी, तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। टोटल रिवेन्यू हम यहाँ पे देख चुके हैं उधर पे भी, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये एनुअल है बेसिकली। तो 22, 23, 24 कंटिन्यूअसली अपडेटेड है, मतलब सिग्निफिकेंट मूवमेंट है अप साइड में। सेम इज विद एबिटा, सेम इज विद पैट एंड पैट मार्जिन, सेम इज विद एबिटा मार्जिन। तो तीनों की तीनों चारों चीजें जो हैं वो बहुत ही सही डायरेक्शन में हमें एज सच दिख रही हैं। बट पास परफॉर्मेंस है तो कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा रहेगा। अगर कैश फ्लो की हम बात करें तो 22 में इनका निगेटिव में कैश फ्लो था 2.62 करोड़ फ्रॉम ऑपरेशन और 0.88 करोड़ था 23 में, और इस बार जो है वो 9.42 करोड़ है। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 8x या 9x बैठता है। ठीक है, परफॉर्मेंस मैं इसको नहीं देखूंगा क्योंकि उधर हम देख चुके हैं, तो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, चेंज नहीं है, जो उधर था वो इधर है। ये बेसिकली स्टैंड अलोन है, 0.88 से 8.48 हो गया है। ठीक है, की रेशो की अगर हम बात करेंगे तो आरओई जो है वो बढ़ा है, आरओसी घटा था और फिर बढ़ गया है। डेट टू इक्विटी मुस्तकिल कम हुआ है, 0.77 से 0.5 हुआ, 0.28 हुआ। ये सारे के सारे रेशो मैंने कैसे काम करते हैं ये मैंने अपनी वीडियोस बना रखी हैं, आप सर्च करेंगे तो आरओई क्या इंपैक्ट करता है, आरओसी क्या इंपैक्ट करता है, डेट टू इक्विटी क्या होता है, कैसे इंपैक्ट करता है, ये जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, करंट रेशो कैसे इंपैक्ट करता है, और मैं करंट रेशो में 1 की क्या वैल्यू है ये आप जरूर देखिएगा। ठीक है,
कि करंट रेशियो 1 के ऊपर क्यों होना चाहिए या 1 के नीचे होना चाहिए तो क्या इम्पैक्ट होता है, ये आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। बुक वैल्यू हमें यहाँ पे देख रही है 42, तो ये हमने बात करी कि ऑलमोस्ट बुक वैल्यू से अपने डबल पे है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे हमने बात करी ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास है। तो ये मोटे मोटे इसके फंडामेंटल हैं, बट ये फंडामेंटल वो हैं जो मैंने देखे। आप भी वेबसाइट पे जाइए, इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़िए तो आपको इसके फंडामेंटल मिलेंगे। अब फंडामेंटल में हमें मोटा मोटा अगर हम करंटली बात करेंगे तो कोई हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं या मैं ये कॉन्क्लूड कर सकता हूं, आप हो सकता है दूसरे तरीके से कॉन्क्लूड करें कि करंटली एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो अगर करंट परफॉर्मेंस को भी कंटिन्यू करेगा तो शायद हमें प्राइस में एक अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। गारंटी नहीं है लेकिन मिल सकता है। और ये सारी की सारी एनालिसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। मैं बिल्कुल भी आपको ये बात नहीं बोल रहा हूं कि आप इस शेयर को खरीदें। आप इस शेयर को सिर्फ ट्रैकिंग में रखिए, इस शेयर के बारे में पढ़िए, इस शेयर को एक अपना एग्जाम्पल मान के पढ़िए कि भाई हमने फॉर एग्जाम्पल इस शेयर को स्टडी करना है, हमारी एक थ्योरी है कि ये शेयर आगे जाके बढ़ेगा, क्या ये बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मकसद ये नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखें और मेरी वीडियो देख के शेयर खरीद लें। मकसद ये है कि आप मेरी वीडियो देखें और मेरी वीडियो देखने के बाद आप अपने आप नई नई कंपनी ढूंढ के लाएं और आप वो मुझे बताएं कि सर ये एक कंपनी है जो मुझे लगता है इन वजह से आगे जाके टेक्नो फंडा पैरामीटर पर फिट हो रही है। टेक्नो फंडा पैरामीटर्स मल्टीबैगर की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। 3 वीडियो हैं, 3 अलग अलग वर्कशॉप की। आप गूगल कर यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे तो आपको मिल जाएंगी, वो आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो ये हुई टेक्निकल एनालिसिस। अब हम अपनी उसी टेक्नो फंडा एनालिसिस की बेसिस पर इसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि टेक्निकली ये सेटअप कैसा है। तो टेक्निकली में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सेटअप है, इसमें कोई पुराना सेटअप है वही आपको दिख जाएगा। उसी क्या सेटअप है बेसिकली ये आप वहां पे जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो में, जो पुरानी वीडियो है मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो पहले हम लेते हैं डेली वाला। तो डेली वाले में मर्जर हो चुका है, ये 40 पे मर्जर हुआ था यहाँ पर कहीं, और फिर 65 पे हुआ था। ये बहुत ही बढ़िया मर्जर था यहाँ पर, और उसके बाद फिर ये देखें उसके बाद ये फिर 71 पे हुआ, और अब ये दोबारा कंसोलिडेशन के बाद मर्जर हो रहा है। माइक्रो कैप है, नया नया लिस्टेड है, मतलब मेन बोर्ड पे, तो ये अप एंड डाउन चलते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म की कर रहे हैं। वॉल्यूम अगर आप देखें तो ये वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है यहाँ पे डेली में पिछले कुछ दिनों में, और ये अपर सर्किट में भी था और लोअर सर्किट टाइप की चीजें भी चल रही हैं। ये करंटली हमारा ASM 2 में है, तो हाई रिस्क स्टॉक है, और पीरियडिक कॉल ऑक्शन में इसके शेयर मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर इसको खरीदने के लिए अलाउ भी नहीं करते हैं क्योंकि ये उसको हाई रिस्क कंसीडर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लो मार्केट कैप कंपनी है। ठीक है, तो डेली में हमारा मर्जर हो चुका है विच इज गुड। डेली में हमारा 30 EMA के ऊपर है। थ्योरी और एनालिसिस क्या है इसके लिए आप मल्टीबैगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब हम इसको वीकली में कन्वर्ट करते हैं, तो वीकली में 1226 का यहाँ पर बेसिकली क्रॉसओवर हो चुका है, और अब अगर आप देखेंगे ये 30 EMA के ऊपर है। ये वाली लाइन जो है ये 30 EMA की लाइन है, 30 मूविंग एवरेज की लाइन है, ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये जो है वो पॉजिटिव रहता है। ये हमारा एक एनालिसिस है कि टेक्निकल के हिसाब से भी एक सेटअप अच्छा बनता है, और 88 या 86 के ऊपर ये अगर जाएगा यहाँ पर तो एक नई टेरिटरी में एंटर होगा। अब हम इसको देखते हैं स्टेज एनालिसिस की थ्योरी से कि स्टेज एनालिसिस की थ्योरी में ये क्या सेटअप बनता है हमारा। ठीक है, तो मैं स्टेज एनालिसिस में जानता हूं। ये मैं गया स्टेज एनालिसिस में, और स्टेज एनालिसिस में जाने के बाद मैं सबसे पहले देखता हूं PIGL को। तो PIGL हमारा जो है वो स्टेज एनालिसिस में अगर आप देखेंगे RS हमारा अभी पॉजिटिव हुआ है। तो स्टेज एनालिसिस कहती है कि RS आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो RS हमारा अभी पॉजिटिव हुआ है, और हमारे पास ये ऊपर जो हमें दिख रहा है वो 88 के आसपास का एक हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है जो ट्रिपल टॉप की तरीके से काम करता है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो 52 वीक का हाई आएगा और वो स्टॉक जो है एक नई टेरिटरी में एंटर करेगा। बट ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये बेस बनाती हैं, टेक्निकल की बेसिस पे जो बनती है बेस पूरी की पूरी फंडामेंटल की वजह से बनती है।
होती है। तो अब ये देखना है कि क्या फंडामेंटल ऐसे परफॉर्म करते हैं। ये छोटे मोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं होता है, यहाँ पर कम से कम अगर आपको ट्रैक करना है तो आप मान के चलिए कि 4 to 6 क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे परफॉर्म करेगा, कहाँ जाएगा, क्योंकि एक कैंडल एक वीक की है। तो ये हमारी आज की एनालिसिस थी PIGL की, और दुआओं की दरख्वास्त है। अगली वीडियो टेक्नो फंडा की मैं तब बनाऊंगा जब कम से कम आप लोग 500 व्यू तो इसको दें, और बताएं कि भाई आपको क्या लगा। बहुत सारे व्यूज आते हैं बहुत सारी वीडियोस पे, लेकिन आपके कमेंट नहीं आते हैं। तो मुझे वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट समथिंग विच आई एम लुकिंग फॉर। मुझे टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कितना समझ में आ रहा है, क्या चीज आपको नहीं समझ में आई। देखो, मैंने ये चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं किया है, और मुझे नहीं पता मैं इसको करूंगा भी कि नहीं करूंगा। मैं एलिजिबल हूं मोनेटाइजेशन के लिए। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू। मेरा मकसद चैनल को चलाना नहीं है। मुझे चैनल से पैसे कमाना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैं अपनी नॉलेज आप तक पहुंचाऊं। मेरा मकसद ये है कि आप कितनी नॉलेज गेन कर रहे हैं ये आप मुझे बताएं। तो जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो देख के कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अब अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे ही नहीं कि भाई मुझे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, या ये चीज़ मेरी बिल्कुल समझ के बाहर थी, तो फिर मैं मतलब मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि आप पता नहीं वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आपने कंटेंट देखा कि नहीं देखा। मैं इसीलिए बहुत कम वीडियो बनाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं बनाया, आज तक मैंने एक भी शॉर्ट नहीं बनाया, क्योंकि मैं व्यूअरशिप में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं कि मेरा मैसेज सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचना चाहिए, और आप उस नॉलेज को बेसिकली गेन करें। मतलब मैं इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि आपको लर्निंग मिलनी चाहिए। ठीक है, तो दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, और देखते हैं आपका क्या रेस्पॉन्स आता है। आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियो मैं आगे भी बनाऊंगा, और नहीं तो फिर मैं छोटी मोटी जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा, क्योंकि फिर वो अंदर से पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है कि लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है चलो जैसा चल रहा है चलने देते हैं। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। दुआओं की दरख्वास्त है। आपको लगा अगर कंटेंट अच्छा है तो उन लोगों के साथ शेयर करिए जो ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो। शायद उनको कुछ हेल्प मिले सीखने के लिए कि मार्केट कैसे काम करती है। दुआओं की दरख्वास्त। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।